लास्ट क्लास में हमने आभासी बल और उसका एक एग्जाम्पल लिफ्ट की गति का हमने अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है घूर्णन गति करती हुई निर्देश तंत्र में रूपांतरण। और निर्देश तंत्र के इस रूपांतरण में हम दो प्रकार के विवेचन का अध्ययन करेंगे। एक है द्विविमीय विवेचन और एक है त्रिविमीय विवेचन। द्विविमीय विवेचन में हमने स्थितीय निर्देशांकों के रूपांतरण का अध्ययन कर लिया था, जिसमें अपने रूपांतरण समीकरण थे x डैश इज इक्वल टू x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी। सेकंड था y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin ओमेगा टी प्लस y cos ओमेगा टी। और थर्ड इक्वेशन थी z डैश इज इक्वल टू z। चूँकि दोनों निर्देश तंत्र जो हमने लिए थे, एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम था और एक स्थिर था, तो दोनों ही निर्देश तंत्रों के z अक्ष परस्पर संपाती है। इसलिए यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन में z डैश इज इक्वल टू z लिखा है। ये तीनों इक्वेशन है अपनी स्थितीय निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण, और वो भी घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, इसमें पॉइंट है वो है वेग का रूपांतरण। वेग का रूपांतरण निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, उन तीनों इक्वेशन को हम समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने पर अपने पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 4, वो है u डैश x इज इक्वल टू ux cos ओमेगा टी प्लस uy sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा y डैश। और सेकंड नंबर को डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन मिलेगी अपने को u डैश y इज इक्वल टू माइनस ux साइन ओमेगा टी प्लस uy cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा x डैश। और थर्ड नंबर को जब समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो वो आएगी अपने पास uz डैश इज इक्वल टू uz। ये जो चारों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों घूर्णित निर्देश तंत्र में वेग के रूपांतरण समीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना त्वरण का रूपांतरण। और त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो वेग के रूपांतरण समीकरण थे, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और अवकलन करने पर अपने पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 7, a डैश x इज इक्वल टू ax cos ओमेगा टी प्लस ay sin ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा डैश y प्लस ओमेगा स्क्वायर x डैश। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो है वेग के त्वरण के रूपांतरण में इन डायरेक्शन ऑफ y, वो आती है a डैश y इज इक्वल टू ay cos ओमेगा टी माइनस ax sin ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा u डैश x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। और लास्ट है a डैश z इज इक्वल टू az। तो ये इक्वेशन है 7, 8 और 9 जो है, ये कहलाती है अपनी त्वरण के रूपांतरण समीकरण। अब हम ये देखते हैं कि यदि अपने पास दो निर्देश तंत्र हमने लिए थे, एक निर्देश तंत्र S था जो कि स्थिर था, और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश था जो कि ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा था। अब हम मान लेते हैं
कि जो अपना स्थिर निर्देश तंत्र S है उसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, यानी पार्टिकल पर किसी प्रकार का कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। और जब कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा होगा तो उस स्थिति में x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में त्वरण की वैल्यू अपने को 0 प्राप्त होगी, क्योंकि उस निर्देश तंत्र में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। अब यदि ax, ay और az की वैल्यू 0 है तो हम देखते हैं कि घूर्णित निर्देश तंत्र में त्वरण की वैल्यू कितनी कितनी प्राप्त होती है। वो वैल्यू जब हम देखते हैं तो S डैश निर्देश तंत्र में त्वरण की वैल्यू प्राप्त होती है a डैश x इज इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट माइनस ux साइन ओमेगा टी प्लस uy कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा u डैश y। और इसी प्रकार से y दिशा में जब त्वरण की वैल्यू देखें तो वो आती है a डैश y इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा u डैश x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। यानी x दिशा में और y दिशा में त्वरण की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो प्राप्त होती है, जीरो प्राप्त नहीं होती, उसकी कोई न कोई वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि घूर्णित निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरण की वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात कण की गति त्वरित दिखाई देती है। या यूँ कहें कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी घूर्णित निर्देश तंत्र में कण की गति त्वरित दिखाई देती है। और जब यदि ऐसा हो तो उस प्रकार के निर्देश तंत्र को हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि घूर्णित निर्देश तंत्र जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि घूर्णित निर्देश तंत्र में किसी भी पार्टिकल पर यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो भी उसमें गति त्वरित दिखाई देती है। इसीलिए घूर्णित निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है घूर्णित निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिसिस फोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिविमीय विवेचन। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है। और कोरियोलिसिस फोर्स से पहले हमने जिस फोर्स का अध्ययन किया था वो था अपना आभासी बल या सूडो फोर्स। और उसमें था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी या त्वरित निर्देश तंत्र में त्वरित निर्देश तंत्र में गति के विपरीत दिशा में या त्वरण के विपरीत दिशा में कण पर अन्य प्रकार के फोर्स लगते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वह बल कण पर कार्य नहीं करते। और उस कण को हमने आभासी बल कहा था। वो बल थे अपने जबकि कोई निर्देश तंत्र किसी रेखा के अनुदिश गतिशील हो। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे निर्देश तंत्र की गति जो है वो किसी रेखा के अनुदिश न होकर के या किसी डायरेक्शन के अनुदिश न होकर के घूर्णन गति है, यानी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र की घूर्णन गति है। और उस घूर्णित निर्देश तंत्र में
कण पर जो बल लगते हुए प्रतीत होते हैं बल्कि वास्तव में कार्य नहीं करते, उन बलों को हम कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन होगी कि ऐसे बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते बल्कि निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, कोरियोलिसिस फोर्स कहलाते हैं। अब त्रिविमीय विवेचन जो था उसमें हम देखेंगे स्थिति का रूपांतरण। तो स्थिति के रूपांतरण में वही दो निर्देश तंत्र हैं, एक निर्देश तंत्र S है और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है। स्थिर निर्देश तंत्र S जो है वो स्थिर है, लेकिन निर्देश तंत्र S डैश जो है वो स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। और उसका जो चित्र है वो यहाँ हमने शो किया है कि कोई पार्टिकल P है जिसके निर्देशांक S निर्देश तंत्र में XYZ है और S डैश निर्देश तंत्र में X डैश, Y डैश और Z डैश है। साथ ही इसका स्थिर निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश R है और S डैश निर्देश तंत्र में इसका स्थिति सदिश R डैश है। स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष निर्देश तंत्र S डैश ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है और उस घूर्णन गति में किसी टाइम t पर S डैश निर्देश तंत्र की स्थिति जो है वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। यानी t समय पश्चात प्रारंभ में दोनों संपाती थे एक दूसरे पर, लेकिन t समय पश्चात निर्देश तंत्र S डैश की स्थिति जो है वह है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। माना कि एक स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण P के निर्देशांक हमने जैसे माने कि X Y Z है, तब कण P का स्थिति सदिश होगा OP सदिश इज इक्वल टू R सदिश X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। यहाँ पर I कैप, J कैप और K कैप जो है वो X, Y और Z दिशाओं में एकांक सदिश है। अब जैसा कि हमने पहले माना कि एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश ओमेगा कोणीय वेग से इस प्रकार घूर्णन गति कर रहा है कि इसका मूल बिंदु O डैश तंत्र S के मूल बिंदु O पर संपाती है। यदि तंत्र S डैश में कण के निर्देशांक X डैश, Y डैश, Z डैश है तो इसका स्थिति सदिश जो होगा निर्देश तंत्र S डैश में वो होगा OP इज इक्वल टू R डैश सदिश इज इक्वल टू I कैप डैश X डैश प्लस J कैप डैश Y डैश प्लस K कैप डैश Z डैश, जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ I कैप डैश, J कैप डैश और K कैप डैश जो है वो तीनों अक्षों के अनुदिश निर्देश तंत्र S डैश में एकांक सदिश है। चूँकि कण P जो है उसकी स्थिति नियत है, वो गतिशील नहीं है, तो कण P की नियत स्थिति के लिए आवश्यक होगा कि तंत्र S में स्थिति सदिश कण P का और तंत्र S डैश में कण P का स्थिति सदिश इक्वल होना चाहिए। और जब इक्वल हो तो उस स्थिति में इस इक्वेशन को लिखेंगे हम R सदिश इज इक्वल टू और R डैश की जगह वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से।
जब इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रखेंगे तो अपने को इक्वेशन नंबर मिलेगी थर्ड, वो है आर सदिश इज इक्वल टू आई कैप डैश एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जे डैश। ये इक्वेशन थर्ड जो है वो कहलाती है घूर्णित निर्देश तंत्र में स्थितीय सदिश का रूपांतरण समीकरण। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है इसी घूर्णित निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण। और वेग का रूपांतरण को ज्ञात करने के लिए हम शुरुआत करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, जो कि अपनी है स्थितीय सदिश का रूपांतरण समीकरण। और चूंकि इक्वेशन थर्ड जो है वो अपनी स्थितीय सदिश को रिप्रेजेंट करती है, तो यदि हमें वेग की वैल्यू निकालनी है तो वेग की वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि सिंपल डेफिनेशन है कि विस्थापन सदिश या स्थितीय सदिश का को यदि हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि इक्वेशन थर्ड में जो स्थितीय सदिश का रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसका टाइम t के सापेक्ष अवकलित करेंगे, और अवकलित करने के बाद में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन हमारी वेग का रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। लेकिन वेग का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इसके डेरिवेशन में कुछ चेंज करनी होंगी, और वो किस प्रकार से हम वेग का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।